सो सो आज भी हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो इस बार एक बार मैं बोल देता हूँ, जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो प्रीलिम्स के लिए। तो हमारा जून में एग्ज़ाम है, राइट? जो कब एग्ज़ाम है? जून 4 या 5, प्रथमेश, 4 को या 5 को है? पाँच पा, पाँच 5 को है, राइट? 5 को है 2022। तो 5 को अगर है तो मान के चलो कि अप्रैल मई तक, अप्रैल तक हो जाना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है। तो 2021 में तो हम हमारे पास रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है। तो ये इतना मैटर नहीं करता है, उतना मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है 20, ये 2022 है, ठीक है। मैटर करता है 2020 एंड 2021। ठीक है। ये 2 साल हमेशा बोलते हैं कि करंट अफेयर 2 ढाई साल का करके जाना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, हम 365 पकड़ते हैं, लास्ट साल का करते हैं। ठीक है। खास करके 2021 मिड से 2022 अप्रैल से, जो कि बाहर भी मिलता है, वो उतना फायदा नहीं होता है। आप उसको एक रीड कर लो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फोकस आपका ज़्यादा रहेगा 2021 और 2020, ये 2 साल को ज़्यादा फोकस करोगे, खास करके आईआर, सोसाइटी प्लस एनवायरमेंट। और और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉलिटी विल बी टोटली स्टैटिक, हिस्ट्री स्टैटिक, जो भी छोटा मोटा करंट अफेयर होगा वो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मोस्टली इट विल बी स्टैटिक। ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इको भी कहीं ना कहीं स्टैटिक कॉन्सेप्ट ही पूछेंगे वो। ठीक है। ज़्यादा जो करंट अफेयर थोड़ा बहुत न्यूज़ में होता है, आईआर, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, इसको करोगे। जो भी आपका जो भी मैगजीन है, जैसे कि मैंने बोला है कि राव से कर लो, या फिर जो भी XYZ जितना भी मैगजीन जो भी कर रहे हो, उसको आईआर का पार्ट, सोसाइटी का पार्ट, क्योंकि सोसाइटी में आपको स्कीम्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। हेल्थ का कोई हो गया, न्यूट्रिशन का कोई हो गया, तो वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। एनवायरमेंट पे कोई नया स्पीशीज हो गया, ओब्वियसली एनवायरमेंट का स्टैटिक भी जरूरत है। पर एनवायरमेंट क्योंकि डायनामिक है, जो कि एनवायरमेंट बैच भी मैंने शुरू करने वाला हूँ अभी नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऐड ऑन होंगे पिछले बैच से। तो काफ़ी करंट अफेयर मैं तो कवर करूंगा ही, लेकिन फिर भी आप जब सेल्फ स्टडी में फोकस इन तीनों के ऊपर करना। ठीक है। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री और इको का स्टैटिक पे फोकस करना। सर, ये जो राव का है वो हाँ। 2 साल का। अब अभी उनका सब्जेक्ट वाइज भी रहता है ना। हाँ, एक अगर काम करो, अगर 2 साल का सब्जेक्ट वैसे वो कर लो, लेकिन जो कंपेस उनका आता है, ठीक है, 365 एक, वो भी 2 साल का ले लो, 2020 का एंड 2021 का। ठीक है। पिछला साल आपके पास होगा, जिसने पिछला साल किया है तो वो होगा, और नया साल का आपको लेना पड़ेगा, वहां से कर लो। और मेक श्योर कि कहीं भी आपको अगर जब भी आप पढ़ रहे हो, 1 2 साल आपका हो गया है, जब भी आप पढ़ रहे हो, जो कि आपका मन बोलता है, आपका विजडम बोलता है कि कुछ लिंकेज करना है, तो उस टॉपिक के साथ ट्राई टू डू सम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। जो कि फॉरवर्ड लिंकेजेस करोगे, कैसे करोगे? थोड़ा बहुत गूगलिंग करोगे, जैसे मैंने बोला है, गूगल करके कैसे अंदर जाना है। यूपीएससी सर्च करोगे, टॉपिक स्पेस यूपीएससी, एक और एक टैब में टॉपिक, सिर्फ टॉपिक, एक विकीपीडिया, ऐसे करके टैब्स खोलोगे। 2 3 4 5 जगह से जब थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा, तो उसी को ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपका एक कोई टॉपिक देख के पता चल जाता है वो कौन से टॉपिक में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जरूरत है। हर टॉपिक में जरूरत नहीं है वो, एक्चुअली जब आप एमसीक्यू कर से पता चल जाएगा, जब आप बार बार बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे तो एक वो आ जाती है। ठीक है। उस हिसाब से नहीं रहता है क्या सर 365 का? कौन सा राव का भी ईयर का रहता है क्या पूरे? ईयर का रहता है, उसको कंपेस बोलते हैं जितना मुझे याद है। 365 उनका, हाँ, 365, कॉम्प्रेसर हाँ, रहता है। कंपेस आता है। 365 तो वो यूज नहीं हाँ, करते हैं, कंपेस करके आता है। उसमें काफी कंटेंट रहता कंपास। है। हाँ। जिसने मंथली किया है वो मंथली करेगा, जो मंथली नहीं किया है वो कंपेस कर लेगा, सेम चीज है। हाँ, कंपेस थोड़ा एडिटेड वर्जन है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कर सकते हो। और ऊपर से करंट अफेयर का इतना रिटर्न नहीं है, 2 4 6 मार्क का है, ज्यादा नहीं है। रिटर्न इन्हीं का है, ये चार और एनवायरमेंट। देखो, साइंस एंड टेक का रिटर्न है, लेकिन द पॉइंट इज इट इज सो वास्ट, हियर आपका आईक्यू ही काम करेगा। आप साइंस एंड टेक को जो कि बेसिक साइंस एंड टेक है, जो कि हम पिछले साल भी कवर किए थे, पीडीएफ से आपके पास, इस साल भी इसको कवर करेंगे लास्ट महीना या फिर लास्ट 40 डेज के अंदर। लेकिन जो कुछ कुछ साइंस एंड टेक्स इकोलॉजी का आता है, जो कि प्योरली साइंस होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज से उसको
जितना भी टेस्ट सीरीज करोगे, ज्यादा टेस्ट सीरीज, 3 से 4 टेस्ट सीरीज जब करोगे तो वहां से कंपेंसेट करोगे उसको। ओके, ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ओके, अभी शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ क्लाउडेड लियोपर्ड? सो दिस इज एन एनवायरमेंटल करंट अफेयर प्लस स्टैटिक क्वेश्चन। लंपा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, नगरहोल। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों डिटेलिंग करना है एनवायरमेंट टॉपिक में जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे। तो क्लाउडेड लियोपर्ड एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जहाँ पे हम काफी कुछ चीजें कवर भी की हैं। तो वहां पे हमने ये लिखा था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ क्लाउडेड लियोपर्ड जो है वो मिलता है आपका गम्पा टाइगर रिजर्व में, जो कि मिजोरम पे है। और गम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में टाइगर, अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर की पॉपुलेशन वहां पे लगभग 0 हो गई थी। ठीक है, न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल park or tiger reserve is on the interstate border with another state, and river Jia Bhareli, a tributary of Brahmaputra, flows through this tiger reserve. Name the national park or tiger reserve. वो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे इंटरस्टेट बॉर्डर भी है विद अनदर स्टेट, दोनों स्टेट के साथ, प्लस जिया भरेली रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र का है वहां से जाती है। ठीक है, तो द आंसर इज, ये भी ओरंग, काजीरंगा, नमेरी, मन सब आसपास है। इनमें से द राइट आंसर इज नामेरी टाइगर रिजर्व। तो ये भी करंट अफेयर है, ये हमेशा करंट अफेयर में रहता है, ये चारों के चारों कहीं ना कहीं न्यूज पे होते हैं। तो नामेरी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये असम पे है। ठीक है, जिया भरेली रिवर फ्लो करता है एंड इट शेयर्स बॉर्डर किसके साथ? ये अगर असम पे है तो इंटरस्टेट बॉर्डर किसके साथ करता है? ये करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर करता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी मतलब एक वहां पे भी एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। ओके, शेष बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व। एंड जिया भरेली रिवर, जिया भरेली पासेस थ्रू दिस नामेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, एनवायरमेंट का ये सब नोट्स पे है, एनवायरमेंट ने हमने ये सब डायरेक्ट किया है। ओके, अब ये क्वेश्चन करने का मतलब ये है, जिसने भी एनवायरमेंट सही से नहीं किया है एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि आपका गैप कहाँ पे है। अब कितना पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन वो गैप जानना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने पढ़ा था, यहाँ मेरी गैप है। गैप दो प्रकार का हो सकता है, कि कंटेंट का गैप हो सकता है और एक रिवीजन का गैप हो सकता है। आपके पास कंटेंट है लेकिन आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आपका रिवीजन का गैप है। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आपका कंटेंट का गैप है। तो वो गैप जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following personality is the first in the Indian history who introduced social promotion of intercaste marriages? अब देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने बनाया है। फर्स्ट इन इंडियन हिस्ट्री, यहां पे मैंने एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है पहला ऐसा कौन था इंडियन हिस्ट्री पे जो कि पहले दफा सोशल प्रमोशन, इंटरकास्ट मैरिजेस की बात हुई थी। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर पे हमने पढ़ा था। ठीक है, खास करके जो द्रविडियन मूवमेंट है, द्रविडियन मूवमेंट इज अ टॉपिक इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हमने पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम 1916 से लेके पूरा 1970s तक, मतलब हमने डीएमके, एआईडीएमके तक भी पढ़ा था, जो कि जरूरत नहीं है, लेकिन 1947 तक जरूरत है, हमने डिटेलिंग किया था। तो यहाँ पे भी इन्होंने, जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, वो सब ने, सब द्रविडियन मूवमेंट का जो पार्ट है, सब ने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया था। इन सब ने किया था, नायकर ने किया था, पेरियार, केपी केशवा ने किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, बसवन्ना, नाउ हियर बसवन्ना और कबीर, सब ने किया था। नाउ दीज टू आर वेरी कॉमन, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन्होंने भी किया था, लेकिन फर्स्ट पूछा गया और इंडियन हिस्ट्री पूछा गया है। तो थोड़ा अगर आईक्यू लगाओगे तो इतना तो पता चल जाएगा ये दोनों नहीं है, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री पूछा है, तो मॉडर्न सबसे एंड में आता है, तो ये दोनों तो नहीं है। अब प्रॉब्लम होगा आपको इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर आपको इतना पता है, कबीर तो किए थे क्योंकि वो कबीर इंटरकास्ट मैरिजेस किए थे और कबीर भक्ति मूवमेंट का पार्ट, लेकिन भक्ति मूवमेंट से थोड़ा पहले वसवन्ना आ गए थे 11th-12th सेंचुरी में, कालाचुरी डायनेस्टी का जो पार्ट है। वसवन्ना हमने मिडिएवल पे पढ़ा था। तो वसवन्ना वाज द फर्स्ट पर्सन, द राइट आंसर इज वसवन्ना। सही सब है लेकिन पहला, वसवन्ना वाज द फर्स्ट वन
टू इंट्रोड्यूस सोशल प्रमोशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस। उनसे पहले एंशिएंट में कोई इंटरकास्ट मैरिज की मैंने बात भी नहीं किया था, प्रमोट नहीं किया था। अगर बात भी किए होंगे लेकिन प्रमोट कोई नहीं किया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, वसवन्ना न्यूज में भी है, इस बार मेमोरियल हुआ था, पीएम मोदी एंड अमित शाह कमेमोरेट किए थे। हमने GS4 का एक क्वेश्चन बनेगा वसवन्ना का, GS1 का भी एक क्वेश्चन बनेगा वसवन्ना का। दोनों का आंसर अलग अलग होगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पुट किया है, वो देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द 3% क्लब। 3% क्लब अभी न्यूज में था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। दिस क्लब इज कमिटेड टू एन एनुअल 3% ग्लोबल इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो क्लब है ये 3% एनुअल मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, सही लग रहा है थोड़ा बहुत। ओके, इट वाज लॉन्च रिसेंटली इन UNFCCC COP25 मैड्रिड। ठीक है, ये भी रिसेंटली हुआ था, न्यूज में है। अब देखेंगे ये सही है या नहीं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस क्लब। देखेंगे तो ये फैक्चुअल हो जाता है। अब कैसे सॉल्व करोगे अगर पता नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब। ओके, अब ध्यान से देखो, 1 तो सही है बिकॉज क्लियर कट पता चल जाता है। 3% क्लब, ऑब्वियसली 3% ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी हम इंक्रीज करेंगे। ये क्लब है जहां पे कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हैं, तो 1 तो सही है। तो 1 अगर सही है तो A इसको कैंसिल करो। ठीक है, इधर B, C और D। ओके, इट वाज लॉन्च रिसेंटली इन UNFCCC COP25 मैड्रिड। तो यहां पे आपका थोड़ा करंट अफेयर, जैसे कि मैंने बोला एनवायरमेंट का करंट अफेयर जरूरी है, एनवायरमेंट का स्टैटिक प्लस करंट अफेयर जरूरी है। तो ये तो गलत है क्योंकि ये FCCC COP25 न्यूज में था, वहां पे 3% क्लब के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। ओके, सो इट वाज लॉन्च्ड एट द, कहां पे हुआ था, यहां पे तो नहीं हुआ था। सो 2 इज रॉन्ग। अगर 2 को कैंसिल कर दोगे तो आंसर आपका मिल जाता है 1 और 4। तो 3 भी रॉन्ग हो जाता है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया ऑब्वियसली इज अ मेंबर। ये तो लॉन्च कहां पे हुआ था, ये 2019 का 2019 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में हुआ था एंड इंडिया इज ए मेंबर, नॉट गलत है। ठीक है, तो 1 और 4 आर करेक्ट। फाइन। तो जैसे कि मैंने बोला एलिमिनेशन, कुछ कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन काम आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा IQ होता है और कुछ क्वेश्चन में आपका थोड़ा नॉलेज, मिनिमम नॉलेज की जरूरत है। वो मिनिमम नॉलेज से भी आंसर बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following cities the tropic of cancer does not pass through। अब ये भी एक ज्योग्राफी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम पता नहीं चलता है क्योंकि हम नोट्स नहीं बनाते, हम सिटीज नहीं करते। हम क्या करते हैं यूजुअली, क्या करते हैं हम स्टेट्स को कवर करते हैं, कौन से स्टेट्स में पास करता है। लेकिन वो सिटीज अगर पूछ लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, मतलब गलत मतलब हम कर नहीं पाएंगे। सो कहाँ पे नहीं करता है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको ये याद करना है कि ये किससे पास करता है। याद रखना, इट डज नॉट, यहाँ पे उदयपुर से पास करता है, कालिंजट से पास करता है, कृष्णनगर से पास करता है, मंदसौर MP से पास नहीं करता है। ठीक है, तो इट पासेस थ्रू द सिटी ऑफ शाहजहांपुर MP। शाहजहांपुर एक जगह है, आप ऐड कर सकते हो, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ओके, MP। इट पासेस थ्रू उदयपुर। ये उदयपुर त्रिपुरा का, त्रिपुरा में भी एक उदयपुर है। ठीक है, राजस्थान वाले उदयपुर नहीं है। फिर कृष्णनगर, ये जो कृष्णनगर ये वेस्ट बंगाल का है। कालिंजर जो है ये राजस्थान का है, राजस्थान से पास होता है, लेकिन राजस्थान का उदयपुर से पास नहीं होता है। इट इज अ ट्रिक हियर, कैच, याद रखना। राजस्थान से पास होता है, उदयपुर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साउथ में भी है, लेकिन उदयपुर सिटी से पास नहीं होता। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो से पास करता है, त्रिपुरा सिटी का नाम है उदयपुर। ठीक है, बाकी राजस्थान से। और छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का नाम है सोनहाट, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड से जो पास करता है, वेरी फेमस जगह है लोहारदागा, LOHL, लोहारदागा, झारखंड। ठीक है, ये प्लेसेस याद कर लेना, बहुत जरूरी है। फाइन, शाजापुर, उदयपुर, सोनहाट, लोहारदागा, कालिंजड़, कृष्णनगर। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क विथ गोल्डन लंगूर एज इट्स प्राइमरी स्पीसीज? डायरेक्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट का करंट अफेयर पे हमने कवर किया था। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ये न्यूज में भी था। गोल्डन लंगूर अगर कहीं पे ज्यादा सबसे मिलता है, ठीक है, अभी न्यूज में भी था, इट इज द चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पे गोल्डन लंगूर को प्राइमरी स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज भी है लेकिन गोल्डन लंगूर को प्राइमरी स्पीसीज दिया गया है। सो इट इज द चक्रशिला। तो ये कहाँ पे है, अब वो भी जानना जरूरी है क्योंकि दूसरे क्वेश्चन जा सकते हैं, आप अरेंज करो या फिर मैच द फॉलोइंग करो स्टेट के साथ। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा असम पे है। ओके, अराउंड 600 गोल्डन लंगूर यहाँ पे है प्राइमरी एज इज प्राइमरी स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, okay, which of the following explicitly refers to the term hysteresis? hysteresis टर्म काफी न्यूज़पेपर में आता है, आप इकोनॉमिक टाइम्स देखो या फिर बिजनेस टाइम्स देखो, बहुत सारे इकोनॉमी रिलेटेड, पहले तो इकोनॉमी रिलेटेड है वो तो पता चल जाएगा जब आप ऑप्शन भी देखोगे, चारों के चारों इकोनॉमी है। तो इसका मतलब क्या है, बुक में भी ये है, ध्यान से अगर कुछ एडवांस लेवल बुक पढ़ोगे तो ये आपको टर्म मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, व्हेन ए सिंगल डिस्टर्बेंस अफेक्ट्स द कोर्स ऑफ द इकोनॉमी, जब एक छोटा सा डिस्टर्बेंस पूरा का पूरा इकोनॉमी का कोर्स को प्रॉब्लम करती है, तो क्या वो हिस्टेरिसिस है? या फिर आरबीआई का जो सरप्लस रिजर्व्स है, आरबीआई सरप्लस रिजर्व इज ऑल्सो ए टॉपिक, इट्स ऑल्सो ए स्टैटिक टॉपिक, जिसमें जिसके वजह से सरप्लस रिजर्व जो आरबीआई के पास आया सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि रघुराम राजन जिस वजह से लीव किया था, दिस वाज द इशू। नॉन ट्रांसमिशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जहां एमसीएलआर जो टॉपिक है ये भी एक टॉपिक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो टॉपिक कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल है और न्यूज में भी है। ठीक है, एमसीएलआर जो नॉन, बिकॉज ऑफ एमसीएलआर नॉन ट्रांसमिशन हो रहा था, ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा, दैट्स वाई रेपो लिंक्ड आया, बैंक रेट को रेपो के साथ लिंक किया गया, जिसको हम एक्सटर्नल बेंचमार्किंग बोलते हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विथ दैट। हिस्टेरिसिस का मतलब है व्हेन ए सिंगल डिस्टर्बेंस अफेक्ट्स द कोर्स ऑफ द इकोनॉमी। कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं ये है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, नॉट इन एवरीवन, कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये जो कंडीशन है, फेनोमेना, ये इंडिया में चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द डिस्टर्बेंस स्टिल अकर्स इवन इफ द फैक्टर्स दैट लेड टू डिस्टर्बेंस हैव बीन रिमूव्ड। मतलब फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, हिस्टेरिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिलेड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ही पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस पूरा इकोनॉमी को प्रॉब्लमेटिक में, मतलब प्रॉब्लम करता है या फिर उसका कोर्स को बिगाड़ता है। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ओके, ठीक है, ये इकोनॉमी का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोमार्क। ये इकोनॉमी में डाल सकते हो या फिर नॉर्मल एक मिसलेनियस टॉपिक भी है। तो इकोमार्क क्या है? तो इकोमार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क टू प्रोडक्ट्स में एक सर्टिफाई होता है प्रोडक्ट्स को, कॉन्फरिंग टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच आर एम्ड एट द लीस्ट इंपैक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। पता चल जाता है यस, अगर कोई भी प्रोडक्ट में इको मार्क है तो ये सर्टिफाई ये करता है कि कहीं ना कहीं इसका इकोसिस्टम के ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट है और लीस्ट इम्पैक्ट है, ये तो सही है। नाउ द सर्टिफाइंग एजेंसी इज एफएसएसआई, जो कि 2007 एक्ट से आया है। एफएसएसआई, क्या एफएसएसआई इसको सर्टिफाई करता है? नो, इट इज रॉन्ग। सर्टिफाई एफएसएसआई इसको नहीं, इको मार्क नहीं कर, एफएसएसआई का अलग है। तो इको मार्क को सर्टिफाई कौन करता है? इट इज सर्टिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस। बीआईएस का एक एक्ट भी है, बीआईएस एक्ट ऑफ 2016। गोल्ड हॉलमार्किंग अभी रिसेंटली न्यूज पे था, बीआईएस भी न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट सर वो एग मार्क करके एग्रीकल्चर रेट वो भी रहता है ना? वो भी रहता है, इको मार्क है, एग मार्क, हमने मिसलेनियस में एक ही पेज पे मैंने किया था। उसको कौन करता है एग मार्क को? एग मार्क को एग्रीकल्चर का कोई एक डिपार्टमेंट करता है, नोट्स में होगा, देख लेना। एग मार्क ओके, और इको मार्क
कोई एक डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वही करता है वो डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, नॉट ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर ध्यान से उस नोट्स में देखोगे नीचे मैंने लिखा था कि वो मैंडेटरी नहीं है, एगमार्क इज नॉट मैंडेटरी ऑन ऑल। ओके फाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वर्जिन फॉरेस्ट। अब वर्जिन फॉरेस्ट क्या है? ओके, वर्जिन फॉरेस्ट पहले तो ये पढ़ लेते हैं, न्यूली ग्रोन फॉरेस्ट व्हिच आर अफेक्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज। ओके, अभी देखो, ये देखो वर्जिन मतलब कहीं ना कहीं न्यू, नया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक ऑप्शन डाला है न्यूली ग्रोन फॉरेस्ट, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो ये एक्चुअली गलत है, ये लगता है ये सही है, हाँ न्यूली ग्रोन फॉरेस्ट जो कि अफेक्ट हुए हैं हमारे वजह से या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज से। सेकंड इज बैम्बू फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट न्यूज में है, इसलिए एक मैंने न्यूज का ऑप्शन डाला है ताकि अगेन कंफ्यूज हो जाओ। थर्ड, ओल्ड फॉरेस्ट। अब देखो, ओल्ड फॉरेस्ट दैट हैज अटेंड ग्रेट एज विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ये जो ऑप्शन है, इफ यू डू नॉट नो बट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शंस, आपको एक कहीं ना कहीं आप वो ऑप्शन आपको ल्योर करेगा ऑप्शन मतलब अटेंड करने के लिए। आप पहले तो ऑप्शन सी को कैंसिल करोगे क्योंकि आपको ओल्ड दिख जाएगा यहाँ पे, और वर्जिन इज नेवर एन ओल्ड, वो एक न्यू चीज होता है, न्यूली ग्रोन, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इज ओल्ड फॉरेस्ट, ये सही है, दिस इज द रियल मीनिंग। फोर्थ इज फॉरेस्ट विदाउट मच ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ओल्ड फॉरेस्ट, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ओल्ड फॉरेस्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो वर्जिन फॉरेस्ट आर ओल्ड फॉरेस्ट, आर वेरी ओल्ड एंड दे आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, वो बहुत ही मतलब ग्रेट एज अचीव की है और वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज का कम इफेक्ट है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वर्जिन फॉरेस्ट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, consider the following about National Commission for Minority Educational Institutions, very important. It is an executive body created in consonance with the constitutional provision of Article 30. ओके, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत है। अब देखो, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कमीशन है, इन कॉन्सोनेंस आर्टिकल 30 सही है, लेकिन इट्स नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड इन 2005, ठीक है। तो वन तो गलत है। अगर आपको इतना भी पता है आंसर आपका बन जाता है, आपको इतना भी पता है ये एक एक्ट से आया है, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो दिस इज अ मिनिमम थिंग यू हैव टू नो, एक्ट से आया है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी से आया है। अगर इतना पता नहीं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आपको ये सॉल्व करने में मतलब एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम। आप 2 से जाओगे आपका अलग रहेगा, 3 से जाओगे आपका अलग रहेगा। तो एक मिनिमम चीज जानना जरूरी है। इट हैड बोथ एडजुडिकेटरी एंड एडवाइजरी, यस, एडजुडिकेट भी करती है, एडवाइज भी करती है, ठीक है। रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रॉन्ग। होम अफेयर्स को क्यों करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को करेगा ना, माइनॉरिटी अफेयर्स को करेगा। द डिसीजन ऑफ द कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू अफिलिएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शैल बी फाइनल, यस। ये आपको लगेगा फाइनल नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली सही है, एक्चुअली सही है। 2 और 4 आर करेक्ट। द डिसीजन जो कमीशन लेता है इन बट किसके लिए? इन रेस्पेक्ट, काम इसके लिए ना, अफिलिएशन टू एन इंस्टीट्यूशन। अब हर डिसीजन फाइनल नहीं होता है, हर डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है बताओ? हर डिसीजन तो फाइनल नहीं हो सकता ना, ये कमीशन है और इनका एडवाइजरी है। तो बात क्या होगा ना, आप स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 को कंफ्यूज करोगे, इधर 2 सही है नहीं तो 4 सही है। आप बोलोगे अगर एडवाइस है तो फाइनल कैसे होगा, फिर आप खुद अपने आप को क्वेश्चन करोगे। बट रियलिटीज आंसर इज 2 और 4 ओनली। इसी में आप फंस जाओगे, इसी में फंसो। ये जो गैप है ना, जो स्टडीज का गैप है कि एग्जैक्टली जानना कि कौन सा काम एग्जैक्टली वो क्या करता है। सो दिस कमीशन अफिलिएशन रिलेटेड काम, जो अफिलिएशन किसको कौन सा अफिलिएशन मिलेगा, इसको मिलेगा या नहीं, वो डिसीजन फाइनल है। नहीं तो नॉर्मल चीज तो एडवाइजरी ही होगी, ठीक है। सो 2 और 4 आर करेक्ट, ओके, ठीक है।